Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. All of you. और बताइए आप लोग कैसे हैं बच्चों? हाँ, हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैम अच्छे। सब अच्छे हो? अच्छा, कल तो बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाए थे क्या? जुड़ पाए थे सब लोग? कल स्नैप वर्क पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, लेकिन अधिक से अधिक बच्चे जुड़ गए थे और जो नहीं जुड़े थे मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे कल जो मैंने भेजा था। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो कल मैंने जो पढ़ाया था ये पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता को मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कविता लेखन के लिए बच्चों पहले अनुभूति सबसे बड़ी चीज होती है। उसको एहसास करना, उसको सोचना, अनुभव करना, अनुभूति कविता लेखन की सबसे बड़ी आधारशिला होती है। हम पहले महसूस करें, अनुभव करें, ठीक है, तब जाकर हम किसी भी एक विषय को लेकर उस पर रचना कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कवि सुमित्रानंद पंत ने, मैंने आप लोगों को बताया कि शब्द चित्र यानी शब्दों के द्वारा चित्र को उपस्थित करना, चित्र को प्रस्तुत करना ही शब्द चित्र कहलाता है। अब जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे यहाँ पर है कि यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है, ये तो शायद मैंने करवा दिया था। अब दूसरा जो है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कल ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, फिर आज मैं बता रही हूँ। गिरी किसे कहते हैं? गिरी बताइए। पहाड़ को। पहाड़ को कहते हैं। बीच बीच में बच्चों आप लोग अपना वीडियो ऑन करते रहिए, बीच बीच में। मैं नहीं कहती हूँ कि लगातार ऑन कीजिए, कभी ऑन कीजिए फिर ऑफ कर दीजिए, फिर लगातार मत कीजिए, लेकिन ऑन भी करते रहिए। हाँ, बाकी सेक्शंस में भी तो, बाकी क्लास में भी तो बच्चे करते हैं। चलिए ऑन भी करते रहिए आप लोग, बीच बीच में 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऑन कीजिए फिर ऑफ कर दीजिए, लेकिन कीजिए। गिरी अर्थात पर्वत, गौरव यानी महिमा, मद मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित यानी भड़काया हुआ, लड़ी माला, झरता गिरता, निर्झर झरना, गिरिवर ऊंचा पर्वत, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की इच्छा, तरवर पेड़, नीरव मौन शांत जिसे कहते हैं, अनिमेष एकटक, अटल सदा रहने बहने वाला या सदा रहने वाला, चिंता पर चिंता में मग्न। अब इस पद्यांश में कवि सुमित्रानंद पंत ने किसका वर्णन किया है, कोई बता सकता है? गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे भरे निर्झर। यहां तक बताइए तो कोई भी एक बच्चा आंसर कीजिए, इसमें कवि ने किसका वर्णन किया है इन पंक्तियों में? बताओ। छुट्टियों से पहले भी मैंने समझाया था, कल भी मैंने समझाया था। चलो जल्दी बताओ, जो समझ में आ रहा है वही बताओ। ये 4 पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? हाँ बताओ बच्चों।
अरे तुम लोग तो इतने समझदार हो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसमें कवि ने किसका वर्णन किया है? हाँ, पर्वतों से गिरते हुए पानी का। पानी? कौन सा पानी बेटा? झरने का पानी। झरने का ना बोलना होगा, ये झरनों का वर्णन इसमें कवि ने किया है। इन 4 पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत ने झरनों का वर्णन किया है। झरनों से गिरते हुए जो पानी है उनका वर्णन किया है कवि ने, कि किस तरह से गिरी का गौरव गाकर, यानी जब वो झरने पहाड़ से नीचे गिरते हैं तो किसका यशोगान करते हुए गिरते हैं बच्चों? किसका गुणगान करते हुए? बताइए। पहाड़ का। हाँ ठीक है, बोलो। पर्वत का। यस, वेरी गुड आंसर। पर्वतों का गुणगान करते हुए जब वो नीचे की ओर गिरते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पर्वतों का गुणगान करते हुए नीचे की ओर, और उनकी आवाज जो है वो नस नस में उत्तेजना की भावना भर देती है। यानी मन जो है वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है इन झरनों के पानी को देखकर। और ऐसा लगता है जब ये काफी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है उसमें से झाग पैदा हो गया है ना? और उसे देखकर मन जो है आह्लादित हो जाता है, खुशी से झूम उठता है और लगता है कि इस दृश्य को आंखों में समा ले पूरी तरह से, लगातार तब तक देखते रहे जब तक आंखें थक न जाए। तो ये वर्णन है, कविता में बांध कर रखने की क्षमता है ये कवि सुमित्रानंद पंत में। उन्होंने प्राकृतिक दृश्य का ऐसा वर्णन किया है कि मानो हमारे आंखों के सामने ही वो दृश्य चल रहा है, किसी चलचित्र की भांति, किसी सिनेमा की भांति। फिर आगे कह रहे हैं, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इन 4 पंक्तियों में बच्चों बताओ किसका वर्णन कर रहे हैं कवि? बड़े बड़े पेड़ों का। पूरा आंसर जब बताओ बच्चा, पूरा आंसर बताओ कि बड़े बड़े पेड़ कहाँ हैं? हाँ, ये बड़े बड़े, गुड आफ्टरनून मैम। पहाड़ों पर उगते हुए बड़े बड़े पेड़ों का वर्णन। हाँ, यानी पर्वतों के ऊपर ये जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लंबे लंबे विशालकाय जो वृक्ष हैं उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं कवि। अभी तक तो उन्होंने झरनों का वर्णन किया, जो पर्वतों से गिर रहे हैं उनका वर्णन किया। अब कर रहे हैं कवि कि पर्वतों पर जो लंबे लंबे वृक्ष खड़े हैं उनके मन में उठी हुई जो ऊंची आकांक्षाएं हैं उनका वर्णन यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। क्योंकि मानव के मन में जिस तरह से बहुत सारी तरंगे, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं पलती रहती हैं और वो उन आकांक्षाओं को, वो उन आशाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह ये पर्वत जो है वो अपने, ऐसा लग रहा है मानो कोई मनुष्य जो है खड़े होकर बड़े चिंतातुर यानी चिंता में मग्न होकर ऐसे आसमान की ओर देख रहा है और सोच रहा है। तो ये पहाड़ भी, पहाड़ों पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको देखकर कवि ये कल्पना कर रहा है, यहाँ भी मानवीय चित्रण किया है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान की ओर देखकर ये आसमान के रहस्य को तो जानना ही चाहते हैं, साथ ही साथ ये अपने मन में जो उनकी भावनाएं पल रही हैं, जो आकांक्षाएं पल रही हैं, उसको लेकर वो बड़े चिंतित हैं कि पता नहीं वो इच्छाएं मेरी पूर्ण होंगी या नहीं। यहाँ कवि जो है कल्पना के द्वारा, यानी पेड़ जो है, क्या कभी ऐसा होता है कि पेड़ भी कुछ सोचता है कि पेड़ों की भी कोई आकांक्षाएं होती हैं? बताइए। मनुष्य की तो आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, क्या पेड़ों की भी कोई इच्छाएं होती हैं? यस मैम। तो क्या पेड़ भी कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर? बताइए। नहीं मैम, पेड़ बड़ा होना चाहता है और सबको छांव देना चाहता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पेड़ भी कुछ बनना चाहते हैं, पेड़ भी चाहते हैं कि वो लोगों को छाया दे, फल दे, है ना? वो मानव के समान कुछ बनना नहीं चाहते हैं, वो देना चाहते हैं।
पेड़ों की भी इच्छा होती है कि वो भी अपनी छाया दें, लोगों को फल दें, फूल दें, शीतलता दें, है ना, स्वच्छ वायु दें, शीतल वायु दें, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ कवि एक तरह से इसका मानवीकरण कर दिए हैं कि मानवीय इच्छाएं, मानव जो अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए चिंतातुर, चिंता में मग्न दिखाई देता है, उसी तरह ये पेड़ भी चिंता में मग्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनका भी कवि ने मानवीकरण कर दिया है। अब बच्चों बताइए, यहाँ पर संक्षिप्त प्रश्न है, कवि ने निर्झर को किस रूप में चित्रित किया है? निर्झर यानी झरना, निर्झर शब्द का अर्थ होता है झरना। तो यहाँ कवि ने इसे किस रूप में चित्रित किया है, कोई बताइए आप, कोई भी बच्चा इसका आंसर कीजिए, जो आपको समझ में आया उसके अनुसार बोलिए। कवि ने निर्झर को किस रूप में चित्रित किया है? कवि ने निर्झर को मोती की सुंदर लड़ियों जैसा चित्रित किया है। हाँ, और फिर जब वो पर्वत से गिरते हैं नीचे तो उनकी आवाज को सुनकर, उनकी झरझर, झरने के जो झरझर की आवाज है उसको सुनकर सुनने वाले के मन में नस नस में उत्तेजना का भाव भर जाता है और झरने की सुंदर ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है, उसकी झरझर की आवाज, कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये सिर्फ बह नहीं रही है, झरने जो है सिर्फ बह नहीं रहे हैं, बल्कि ये पर्वतों का यशोगान कर रहे हैं, पर्वतों की महिमा का, पर्वतों को महिमा मंडित कर रहे हैं, है ना, उसका बखान कर रहे हैं, उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। तो ये कवि कल्पना कर रहे हैं और इनके मद भरे स्वर को सुनकर मन में जोश, उमंग और उत्साह का भाव भर जाता है। और फिर झरने का बहता हुआ जल सफेद मोतियों की भांति दिखाई पड़ता है और वो लगातार ऐसा लग रहा है कि देखकर कि एक साथ ढेर सारी मोतियों की लड़ियां जो है वो आसमान से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। पर्वतों पर उगे वृक्षों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब पर्वतों पर उगे हुए जो वृक्ष है उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। पहाड़ों पर उगे हुए वृक्ष आकाश की ओर ऐसे बढ़ते हुए लगते हैं मानो ये हमारे मन में रोज रोज उठने वाली जो है ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। जैसे हम मानव के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं रोज रोज उठती हैं, उसी तरह लग रहा है कि ये पहाड़ों पर जो ऊंचे वृक्ष जो हैं ये आकाश की ओर बढ़ते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो भी इसी तरह से बढ़ती हैं। ये शांत नीले आकाश की ओर मुंह उठाए इस प्रकार स्थिर खड़े हैं जैसे चुपचाप समाधि की अवस्था में खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। ठीक ऐसे ही मानो मन में इच्छाएं व आकांक्षाएं सदा रख कर सदा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मानो जो है अपने मन में जब इच्छाएं पनपती हैं, जब कुछ बनने की चाहत, कुछ कामना उसके मन में होती है तो सिर्फ इच्छा पैदा करना और स्वप्न देखना ही बच्चों पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके लिए और क्या जरूरी है बताइए? मेहनत। मेहनत, वेरी गुड, परिश्रम, मेहनत। यानी आपके मन में इच्छाएं पैदा हुई, ठीक है, आपने इच्छा पैदा की, आपने स्वप्न देखा, आपने सोचा कि हमको ये बनना है, जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित आपने किया, लेकिन बच्चों सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। यानी उन इच्छाओं को, उन महत्वाकांक्षाओं को, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जी जान से प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके हमें उसकी प्राप्ति होती है। यही होता है ना बच्चों? हाँ बताओ, तरीका यही होता है ना? अब देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न कैसे बनते हैं। किसे गिरी का गौरव गाने वाले कहा गया है? किसे? पर्वत पर खिलने वाले पुष्पों को, पर्वतों पर खड़े वृक्षों को, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को, या पर्वत से झरने वाले झरनों को? बताइए सही आंसर क्या होगा? गिरी का गौरव गाने वाले किसे कहा गया है? ये चार ऑप्शन मैंने बताया, सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, तुम लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो बच्चों? जवाब पूछने पर कोई जवाब नहीं देते हो तुम लोग, वाई?
गिरी का गौरव गाकर गाने वाले किसे कहा गया है? हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस ना, कुछ भी तो बोलो। हेलो, क्या बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? यस मैम। क्या यस मैम? तुम लोग कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ हेलो, मैम एक बार ऑप्शन बोलिए फिर से मैम। गिरी का गौरव गाने वाले किसे कहा गया है? पर्वत पर जो पुष्प हैं उन्हें, या ऊंची ऊंची चोटियों को, या पर्वतों पर खड़े वृक्षों को, या पर्वत से झरने वाले झरनों को? मैम गिरने वाले झरने को। हाँ, क्योंकि पर्वत से झरने वाले झरने। एक बच्चा आंसर देता है, उसके बाद पीछे से सब आंसर सुन सुन कर मत दिया करो। खुद से आंसर क्यों नहीं देते हो तुम लोग? जब एक बच्चा आंसर करता है तो पीछे से सब सुना सुनी बोलना शुरू करते हैं, उसके पहले तक मुंह में जबान नहीं रहती है तुम लोगों को। हाँ, यहाँ क्या पुनरावृत्ति का कार्य चल रहा है कि एक बच्चा आंसर देगा फिर दूसरा सुना सुनी सुन सुन कर बोलना शुरू करोगे? हाँ, गिरी का गौरव गाने वाले यानी पहाड़ों का गौरव गाथा, उनका गुणगान करने वाले कौन होते हैं? झरने, जो पहाड़ों से नीचे की ओर गिरते हैं, उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने क्या कर रहे हैं? बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, मोती की लड़ियां बना रहे हैं, पर्वतों का यशोगान कर रहे हैं, या दृश्य को सुंदर बना रहे हैं? फिर से ध्यान दो, सुनो। झरने क्या कर रहे हैं? ऊंचाई से गिर रहे हैं, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं, मोती की लड़ियां बना रहे हैं, या दृश्य को सुंदर बना रहे हैं? चलो बताओ सही आंसर क्या होगा? मैम मोती की लड़ियों। झरने क्या कर रहे हैं? झरने जो हैं बच्चों, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं ना। हाँ, पहले प्रश्न में पूछा गया कि गिरी का गौरव गाने वाले किसे कहा गया है, तो झरनों को कहा गया। जो पर्वतों से गिर रहे हैं उन झरनों को कहा गया है। अब ये झरने क्या कर रहे हैं? ऊंचाई से भी गिर रहे हैं, मोती की लड़ियां भी बना रहे हैं, दृश्य को भी सुंदर बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें दिया है कि पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा? पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। झरने किसके समान लग रहे हैं? चार ऑप्शन है, ध्यान से सुनिए। और झरने किसके समान लग रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं के समान, गौरव के समान, मोती की माला के समान, या फूलों की लड़ियों के समान? मोती की माला के समान। मोती की माला के माला, समान। मोती की माला के समान। मद में नस नस उत्तेजित कर, पंक्ति का आशय है, पंक्ति का अर्थ है। मद में नस नस उत्तेजित कर, इनका सौंदर्य तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करता है। इनका सौंदर्य मादक है, इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। यस, उपर्युक्त सभी। यानी ये जो झरने जब गिरते हैं तो इनका जो सौंदर्य है वो तन मन में पूरी तरह से उल्लास उमंग भर देता है, स्फूर्ति। अभी जैसे मैंने बताया कि इच्छा होती है कि इस दृश्य को देखते ही रहें, एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, शरीर का एक एक अंग फड़कने लगता है इस दृश्य को देखकर, और हम पूरी तन्मयता से उसमें डूब जाते हैं। यहाँ तक कि देखते देखते पूरा शरीर यदि उसके पानी से भीग भी जाता है तो हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम भीग भी चुके हैं। बस वो दृश्य लगता है कि वो दृश्य आंखों के सामने बस उपस्थित रहे और हम उसे देखते रहें। और इनका सौंदर्य जो है वो मादक, मतलब एकदम नशा के समान हो जाता है, और उत्तेजित, लोगों में उत्तेजना का भाव पैदा कर देता है। बस सिर्फ लोग चाहते हैं देखने वाला कि बस ये दृश्य रहे और हम रहे और कुछ भी न रहे। तो इस तरह से ये सारे भाव, इस पंक्ति का आशय यही है। उपर्युक्त सभी। वृक्ष आकाश की ओर कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, चार ऑप्शन है, चारों एक जैसे ही सुनने में लगेंगे। पहला ऑप्शन ध्यान से सुने, एकटक प्रसन्न अटल रहकर। दूसरा, प्रसन्न अटल चिंतित रहकर। फिर एकटक
अटल चिंतित रहकर, चिंतित उत्साहित एकटक रहकर, क्या होगा? एकटक चिंतित उत्साहित एकटक। नहीं बेटा, एकटक, अटल और चिंतित। कविता की पंक्तियों को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अनिमेष, अटल, सबसे अंतिम पंक्ति देखो, अनिमेष दिख रहा है सबको? यस किताब मैम। खोली है ना? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष मतलब एकटक, अटल, अटल यानी एकदम स्थिर बिना हिले, और अंतिम में क्या है? चिंता पर। तो इसमें तीसरा जो उदाहरण है, एकटक, अटल और चिंतित रहकर, ये सही होगा। ये पंक्तियों के हिसाब से इसको आपको सही करना है, किताब में जो पंक्तियां दी हुई हैं उसके अनुसार। जैसे पहले में दिया है क में एकटक, प्रसन्न और अटल रहकर। प्रसन्न शब्द तो नहीं ना आया है कविता की पंक्तियों में, कोई ऐसा शब्द नहीं ना है नो जिसका मैम। भाव है प्रसन्न। फिर ख नंबर देखिए, प्रसन्न, अटल, चिंतित रहकर, यानी अटल और चिंतित रहकर दो भाव आया, लेकिन प्रसन्न नहीं आया। तीसरा है एकटक, अटल, चिंतित रहकर, यानी कविता की पंक्तियों के अनुसार यही सही आंसर होगा। अब घ सुनिए, चिंतित, उत्साहित, एकटक। उत्साहित भी कोई शब्द नहीं है पंक्तियों के हिसाब से। हाँ, आ रही बात समझ में? कविता की जो पंक्तियां दी हुई हैं, अंतिम यस मैम। पंक्ति, उसके हिसाब से उत्साहित शब्द नहीं है कहीं, और प्रसन्न शब्द कहीं कविता के शब्द में नहीं है। तो इस तरह से आंसर को खोजा जाता है, जो पंक्ति दी गई है उसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम तीसरे पद्यांश पर। आप लोग ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आता है, और अभी आपका 40 मार्क्स का जो पीरियोडिक होगा उसमें मैं तो अवश्य दूंगी, ये बात आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, उड़ गया अचानक लू, भूधर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, फंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, क्यों जलद यान में विचर विचर, इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब मैं शब्दार्थ पहले बता रही हूँ आप लोगों को। भूधर किसे कहते हैं? भूधर पहाड़। यस, गुड। अपार, अपार, अपार शक्ति, क्या अर्थ होगा अपार का? असीमित। हाँ असीमित। हाँ, असीमित, बहुत अधिक। पारद के पर, यानी पारे के समान सफेद। पर का मतलब क्या होता है? पंख होता है ना बच्चों। पर का क्या अर्थ होता है? पंख। यानी पारे के समान, थर्मामीटर में जो पारा होता है ना, वो कैसा होता है? एकदम सफेद चमकीला होता है ना। हाँ, तो पारे के समान सफेद या चमकीले पंख। यहाँ बर्फ, आसमान में जो सफेद सफेद जो बादल होते हैं, एकदम सफेद बादल, मटमैले वाले बादल नहीं, बादलों का भी दो रंग होता है, एक मटमैला होता है और एकदम सफेद होता है। तो सफेद उड़ते हुए बादलों की यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि कोई पक्षी जो है अपने चमकीले सफेद सफेद पंखों को खोले हुए आसमान में उड़ रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों की कविता की शक्ति, कविता चित्रण में, कविता के शब्दों में बहुत क्षमता होती है शब्द चित्र बनाने की। चित्र हमारे आंखों के सामने लाने की कवि में बहुत क्षमता होती है। और मान लीजिए हमारी आंखों के सामने जब शब्द जो है वो चित्र उपस्थित कर दिया, तो समझ लीजिए उस कवि की लिखना, उस कवि का कविता रचना जो है वो सफल हो गया। आप कल्पना कीजिए कि आसमान में बड़े एकदम घने काले बादल छा रहे हैं, उन काले बादलों को नहीं, सफेद सफेद बादल भी कभी कभी उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो उन सफेद सफेद बादलों को कवि यहाँ कह रहे हैं कि चमकीले पंख, यानी कोई बहुत पक्षी जो है, विशाल पक्षी, बड़े बड़े पक्षी आसमान में क्या कर रहे हैं? अपने सफेद सफेद पंखों को मानो खोल कर उड़ रहे हों। वारिद, पारद या वारिद किसे कहा गया है? बादल। पर यानी पंख, स्वशेष यानी सिर्फ रवशेष, अंत में क्या है?
रव शेष यानी केवल आवाज का रह जाना, भू यानी धरती, अंबर यानी आकाश, धंस गए यानी दब गए, सभय यानी भय के साथ, स मतलब साथ, भय के साथ, ताल यानी तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, और विचर विचर यानी घूमकर, और इंद्रजाल यानी अद्भुत खेल। यानी ये इंद्रजाल यानी वर्षा का देव कौन है? इंद्र। तो ये ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान जो है वो अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या वर्णित करना चाह रहे हैं? पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनमें वर्षा ऋतु में क्या होता है? बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, और फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने, तथा तालाबों से उठने वाली धुंध का यहाँ चित्रात्मक वर्णन किया गया है। यानी सबसे पहले क्या होता है वर्षा ऋतु में? अचानक बादल क्या होता है? अभी देखिए आसमान एकदम साफ है और अचानक कहीं से ऐसा लगेगा कि बादल जो है आसमान में आकर अपना बसेरा बना लिए, आकर उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए, छाने लगते हैं आसमान में, और फिर मूसलाधार बारिश होने लगती है। और फिर वो बारिश की बूंदे, वो बारिश के बड़ी बड़ी बूंदे कहाँ जाती हैं? नीचे तालाब में जब गिरती हैं काफी ऊंचाई से, तो फिर ऐसा लगता है कि नीचे से धुआं उठ रहा है, क्योंकि ना हमें बूंद दिखाई देती है, और वो जहां गिरती है नीचे पानी में जब वो मिल जाती है तो उसकी आकृति, उसका रूप कैसा हो जाता है? धुएं के समान, एकदम सफेद। इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। और फिर क्या होता है? आज पहाड़ पर जब बहुत तेज बारिश होती है तो शाल के जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, उनको देखकर कवि कैसा कल्पना कर रहे हैं? धस गए धरा में सभय शाल, यानी साल के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो इस वर्षा की बूंदों के से, इस वर्षा के प्रहार से मान लो वे ऐसा लग रहा है कि अपने सिर को झुकाकर जमीन में धंस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी वर्षा की बूंदे, यानी वर्षा की जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो बूंदे होती हैं वृक्षों पर जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि ये डर गए हैं और डर कर अपनी गर्दन को सिर को नीचे जमीन में छिपा लिए। और जब तालाब में गिरता है तो क्या पता लगता है कि उसमें से धुआं उठ रहा है, क्योंकि झाग पैदा हो जाता है। और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र जो है, इंद्र भगवान अपनी जादूगरी का खेल जलदयान, यानी जलदयान का अर्थ क्या है? बादल रूपी विमान, यानी बादल रूपी विमान में इंद्र भगवान बैठ गए हैं। और जिस तरह से जादूगर क्या होता है, एक छड़ी लेकर हाथ में छड़ी को ऐसे दिखाता है तो क्षण भर में कुछ और दृश्य आ जाता है, फिर छड़ी को घुमाता है तो क्षण भर में कुछ और दृश्य आ जाता है। तो यहाँ जादूगर की तुलना किससे कवि ने की है? इंद्र के देव, इंद्र भगवान से, इंद्र देव से। और वर्षा के देव वही हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो बादल रूपी विमान में बैठकर क्या कर रहे हैं? तरह तरह की जादूगरी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जैसे विमान जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है ना, विमान जो है घूमते रहता है, उसी तरह से जलद यानी बादल रूपी विमान जो है इधर उधर घूम रहा है, और उसको घुमाने वाले कौन है? इंद्र। और इस तरह से इंद्र जो है अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है 2 अंक के कि आकाश के धरती पर टूट पड़ने की कल्पना स्पष्ट कीजिए। आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। कभी कभी बच्चों आप लोग को ऐसा लगता है ना कि बारिश, जब बहुत तेज बारिश आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या लग रहा है कि बादल फट गया है? ऐसा लगता है कि नहीं? बताओ बच्चों। थोड़ी बहुत बारिश नहीं, याद रखिएगा जब बारिश होगी तो आप कल्पना कीजिएगा, देखिएगा बारिश को बाहर, खिड़की से बाहर इतनी बारिश होती है कि कहीं आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आसपास के मकान भी नहीं दिखाई देते, इतनी तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश। हाँ, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, कि उसको बूंदों को आप गिन नहीं पाइएगा। जैसे अभी जैसे टिप 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 अगर होती है, 1-2 बूंदे पड़ी तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि अरे शरीर पर बारिश की बूंदे पड़ रही हैं। उसके बाद जब हल्की शुरू होगी तो हम लोग उसका नाम क्या देते हैं? फुहार। यानी बूंद से बारिश किसमें परिवर्तित हो जाती है बच्चों? पहले एक बूंद गिरती है, उसके बाद वो किसमें परिवर्तित होती है? फुहार में। फुहार। फुहार क्या होता है? फुहार का जैसे ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं, शरीर पे हल्की हल्की बूंदे पड़ती हैं तो ड्रिजलिंग जैसे फुहार है वो अच्छी लगती है। और तत्काल थोड़ी देर में क्या होता है? वो फुहारें मूसलाधार बारिश में परिवर्तित हो जाती हैं।
यानी इतनी तेज कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं देती है। ऐसी भी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। इतनी तेज बारिश हुई कि सामने का मकान वगैरह सब लगता है कि बाप रे, इतना धुंध जैसा छा जाता है ना। जिस तरह से धुआं अगर उठता है तो क्या होता है, चारों तरफ से सब कुछ एकदम धुंध के समान, एकदम लगता है कि किसी सफेद चादर ने किसी चीज को ढक लिया है। ओस जिसको कहते हैं ना, जाड़े में तुम लोग देखते हो ना कि घर के बगल का घर नहीं दिखाई यस पड़ता है। हाँ, देखे हो ना सुबह सुबह। यस मैम यस। हाँ, तो उसी तरह से जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है तो कवि यही कल्पना कर रहे हैं कि मानो धुंध पूरा एकदम पूरा हो जाता है। तो यहाँ आकाश के धरती पर टूट पड़ने की कल्पना, यानी बादलों का पहाड़ पर पूरी तरह से छा जाना और तेज वर्षा करना, हावी होकर आक्रमण करने का सूचक है। ऐसा लगता है कि बादल जो है वो तो हावी हो गया है, आक्रमण कर रहा है। बादल बरस नहीं रहा है, लग रहा है कि धरती पर एकदम किसी, जैसे कि कोई क्या होता है, कोई दुश्मन शत्रु जो है अचानक आकर आक्रमण कर देते हैं, लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, है ना। या तीर से, अगर मान लीजिए तीरंदाजी हो रही है, तीर से अगर कहीं हमला करना है तो लगातार एक एक तीर जो है, एक सेकंड के भी देरी किए बिना एकदम तीर का वर्षा, बाण का वर्षा होने लगती है। उसी तरह से सभी यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि वो आक्रमण का सूचक है। आकाश में छाए बादल आकाश के समान व्यापक थे और जैसे ही वर्षा के रूप में बरसे, ऐसा लगा मानो पूरा आकाश ही धरती पर बाणों की बारिश करता हुआ टूट पड़ा हो। यानी पूरा आसमान जो है वो पृथ्वी पर आकर लग रहा है कि आक्रमण कर रहा है। उसके बाद है शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए। कवि के अनुसार इंद्र किस प्रकार का खेल खेल रहा है। शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए। जब कोहरा जब ऊपर उठने लगता है तो शाल के वृक्ष उसमें छिपने लगते हैं और उस दृश्य को देखकर कवि को लगता है कि वृक्ष जो है वो नीचे धंसते जा रहे हैं। और कभी को यह भी प्रतीत होता है कि यह सब इंद्र देवता का जादू है, कि कभी तालाब में आग लग जाती है, कभी पहाड़ उड़ने लगता है, तो कभी झरने जो है स्तुति गान कर रहे हैं। ये सब किसका बनाया हुआ दृश्य है। ये दृश्य का जादूगर कौन है बताइए। इंद्रदेव। हाँ, इंद्रदेव। ऐसा लग रहा है कि वो जादूगर हैं और वो अपनी पूरी जादूगरी दिखा रहे हैं। कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य। यानी जादूगर देखिए जब जादू दिखाता है तो एक ही दृश्य पर कायम नहीं रहता है, वो तुरंत तुरंत हर क्षण क्षण में, पल पल में दृश्य को परिवर्तित करता है और जितने दर्शक होते हैं वे मंत्रमुग्ध होकर उन दृश्यों को देखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ऐसा लगता है कि इंद्रदेव तरह तरह की जादू दिखा रहे हैं और उसको देखकर सारे लोग जो हैं वो अचंभित हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कवि और कविता का नाम। अब यहाँ वैकल्पिक प्रश्न है। उड़ गया बादल लो भूधर, पंक्ति का आशय। उड़ गया बादल, उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी बादलों से ढक जाने पर पर्वत अदृश्य हो गए। बादलों के पंख लगाकर पर्वत वहां से उड़ गए। पर्वतीय प्रदेशों में जब अचानक घने बादल आ जाते हैं तो सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है, या उपर्युक्त सभी। बताइए। मैम उपर्युक्त सभी। पर्वतीय प्रदेशों में जब अचानक घने बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाता है कि सारा दृश्य वहां का अदृश्य हो जाता है। यहाँ पे उड़ गया अचानक लो भूधर। अभी बादल छाए हुए थे और अचानक ऐसा लगा कि पर्वतीय प्रदेश में जब अचानक घने बादल आ जाते हैं तो सारा दृश्य जो है वो अदृश्य हो जाता है, सब गायब हो जाता है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, पंक्ति का तात्पर्य है। ध्यान से सुनिए। रवशेष रह गए, रवशेष रह जाना मतलब सिर्फ झरने की आवाज, झरना नहीं दिखाई देता है। ऐसा होता है जब बहुत तेज बारिश होती है या झरने का जो पानी जब गिरता है तो सिर्फ झरने की आवाज सुनाई देती है, पानी, झरना दिखाई नहीं देता है। सिर्फ उसकी तेज पानी जो गिरता रहता है बस वो दिखाई देता है। तो इसमें क्या होगा, झरने की आवाज सुनाई दे रही है, रवशेष रह गए निर्झर, झरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा और बादलों के छा जाने से झरने भी नहीं दिखाई दे रहे, इनमें से कोई नहीं। यानी रव शेष रह गए निर्झर, यानी झरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये दूसरा इसका सही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट तीसरा,
प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? पहला, आकाश में बादलों के छा जाने से सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है। आकाश में बादलों के छा जाने से लगता है पहाड़ भी उड़कर कहीं और चले गए हैं। तीसरा, आकाश को धरती पर टूट पड़ता हुआ समझकर शाल के वृक्ष धरती में धंस गए और बादलों का प्रतिबिंब तालाब में दिखाई दे रहा है। यानी प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? आकाश को धरती पर टूट पड़ता हुआ समझकर शाल के वृक्ष, बताइए, शाल के वृक्ष धरती में धंस गए हैं। ये तीसरा का ग नंबर जो है वो सही होगा। कौन से वृक्ष धरती में धंस गए? आम के, नीम के, शाल के, इनमें से कोई नहीं। शाल के शाल के वृक्ष, यस। इंद्र देवता किसमें सवार होकर घूम रहे हैं? जलदयान में, बादल में, धुंध में, वर्षा की बूंदों में? जलदयान में, यस। तो इस तरह से बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग भी खुद से बनाइए और कल इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लिखवा दूंगी। ओके, बात आ रही समझ में? कल मैं क्वेश्चन कुछ लिखवा दूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोग समझ सकें। और भी बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न हैं 1 अंक के, कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इस पंक्ति से क्या आशय है? यानी प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि पर्वतीय स्थलों पर बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण प्रकृति जो है पल पल अपना रूप बदलती रहती है। पर्वत की चोटियों पर वृक्ष कैसे प्रतीत होते हैं? पर्वतों की चोटियों पर वृक्ष ऐसे लगते हैं कि मानो पहाड़ का सीना फाड़कर वो उग गए हैं और उनके मन में नई आकांक्षाएं लिए हुए वे स्थिर होकर और चिंता मग्न होकर ऊपर आसमान को, आकाश को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। ताल के धुएं का रहस्य स्पष्ट कीजिए। कवि जो है पहाड़ के चरणों में बने हुए ताल यानी तालाब में जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ताल में आग लग गई हो। आग लगने पर क्या होता है? धुआं पैदा होता है ना बच्चों। हाँ, उसकी लपटें दिखाई देती हैं, लेकिन लपट नहीं दिखाई देती हैं, लपटें नहीं दिखाई देती हैं। उसमें से जो झाग पैदा होता है उसकी तुलना यहाँ कवि धुएं से करता है। जब बहुत तेजी से वर्षा की बूंदें पानी में नीचे गिरती हैं तालाब में, उसकी तुलना यहाँ। पर्वत की आंखें किसे कहा गया है? बताओ, पर्वत की आंखें किसे कहा गया है? पर्वत के ऊपर उग रहे हजारों Yes. फूलों को पर्वत की Very आंखें good. कहा गया है। हाँ, पर्वत के ऊपर खिले हुए हजारों फूलों को पर्वत की आंखें कहा गया है। ये सब याद रखना है बच्चों तुम लोगों को। अगर नहीं याद रखोगे तो फिर शॉर्ट